Hey everyone, welcome back to my YouTube channel again with another vlog with another day. So yeah, आज से टाइटल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज में क्या स्पेशल है वीडियो में. तो या आफ्टर डिलीवरी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को ऐसे रिसीव हुए थे रिलेटेड टू बेबी, रिलेटेड टू माय रिकवरी, रिलेटेड टू माय डिलीवरी. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए थे. तो सभी को पता है एज अ न्यू मॉम बेबी के साथ रिप्लाई करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट जो मैंने लास्ट इंस्टाग्राम पर Q&A किया था उसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, काफी के आंसर्स मैंने दिए भी थे. तो क्यों ना मैं यूट्यूब फैमिली के साथ भी वो अपना Q&A शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों के भी जो भी क्वेश्चंस हैं, आपने मुझे काफी सारे कमेंट्स में पूछे भी हैं, तो या वो सब मैं क्लियर कर दूंगी आज इस वीडियो में. तो चलो आज की वीडियो में यहीं से स्टार्ट करते हैं. मैंने सारे क्वेश्चन आंसर नोट डाउन किए हुए हैं, तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों का सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ. सॉरी इसके हुए मैं वीडियो आज के स्टार्ट करती हूँ. आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था लाइक अब मेरी हेल्थ कैसी है, या फिर अब बेबी कैसा है, या आप आफ्टर रिकवरी क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ी हैं, या बेबी के रिगार्डिंग. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ जिसने भी कंसर्न किया था, जिसने भी मेरे रिकवरी के टाइम पर मेरे को पूछा था. आपने भी में से काफी लोग थे जिन्होंने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था कि हाउस यू. तो या अभी मैं एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ और एब्सोल्युटली ओके हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी रिकवरी हुई है. क्योंकि उस टाइम पर मैंने अपने ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, सब कुछ छोड़कर बेबी के साथ साथ मैंने अपने ऊपर भी ध्यान दिया है. तो यार चलिए आज का Q&A स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि मेरा जो है नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है, और अगर सिजेरियन हुआ है तो क्यों, लाइक मैंने नॉर्मल के लिए ट्राई क्यों नहीं किया. तो मैं फर्स्ट आपको क्लियर कर देती हूँ, मेरा नॉर्मल ही था. स्टार्टिंग से डॉक्टर ने बोला था कि ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस, मेरी प्रेगनेंसी में थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि वैसे तो हम नॉर्मल की साइड जाते हैं बट सी सेक्शन भी हो सकता है. अगर उस टाइम के लिए बेटर रहा सी सेक्शन तो फिर हम आपका सी सेक्शन ही करेंगे. और ये चीज मैंने अपने माइंड में पहले से ही क्लियरली की हुई थी कि या अगर ऐसा कुछ होता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी नॉर्मल के लिए. अगर नॉर्मल नहीं होता है तो सी सेक्शन होगा, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली ओके. जितना भी मिथ था सी सेक्शन से रिलेटेड वो फाइनली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इतना नहीं लगा जितना सभी ने मेरे को बोला था कि ऑपरेशन के बाद ये हो जाता है, ऑपरेशन के बाद में वेट बहुत बढ़ जाता है, ऑपरेशन के बाद में लाइफ टाइम का पेन रहता है, ऑपरेशन के बाद में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और ऑपरेशन के बाद कुछ खा नहीं सकते हो, कुछ पी नहीं सकते हो, कहीं जल्दी जा नहीं सकते हो. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ये सब फेस किया था. और कहीं ना कहीं मुझे जब डॉक्टर ने बोला कि अब आपका सी सेक्शन ही होना है, क्योंकि मुझे नॉर्मल का कोई भी सिम्टम्स नहीं था, 38 वीक्स प्लस हो चुका था मेरा, तो मुझे तब तक उसका कोई भी सिम्टम्स नहीं था. एंड डॉक्टर बोल रही थी कि अब जो भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ. जो भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके उस अकॉर्डिंग तो आपको सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए, और जो कि बिल्कुल सेफ रहेगा आपके लिए और आपके बेबी के लिए. तो या सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके डॉक्टर जो भी बोले आप वही सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो या मैंने उस टाइम मैम को ही बोला था कि आप जैसा बोलो हम उधर ही जाएंगे. तो मेरी सी सेक्शन हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से हुई थी. मैंने अपना डिलीवरी ब्लॉग भी डाला है कि मैं नर्वस थी बट मैं अपने आप को पॉजिटिव भी फील करा रही थी कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके. तो सब कुछ अच्छे से हुआ, डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हुई, और ऑपरेशन के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो सारी चीजें, देखो ऑपरेशन हुआ है, हमने किसी को बर्थ दिया है, तो थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी. तो या वो सारी चीजों को एक साइड करके मुझे सी सेक्शन हुआ था, जिससे मैं एब्सोल्युटली खुश हूँ बहुत ज्यादा. अगेन वही क्वेश्चन है, मैम आपने सी सेक्शन अपनी मर्जी से कराया था या कोई कॉम्प्लिकेशन थी, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं करवाई? इसका मैं आंसर मैं दे ही चुकी हूँ. सी सेक्शन मैंने प्रॉपर अपनी मर्जी से करवाया था. मैं चाहती थी सी सेक्शन के लिए, डॉक्टर ने मुझे बोला था आप नॉर्मल के रुक सकते हो बट उसमें रिस्क है, तो इसलिए मैंने सी सेक्शन अपनी ही मर्जी से कराया. हाउ अबाउट बेल्ट फॉर रिकवरी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? तो फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैंने पर्सनली ऑपरेशन के बाद में सी सेक्शन के बाद में बेल्ट नहीं यूज किए, क्योंकि फर्स्ट मैंने अपने सेकेंड वीक के बाद में, ऑपरेशन के सेकेंड वीक के बाद जब मैं डॉक्टर विजिट पर गई थी तो मैंने मैम से पूछा था कि मैम क्या मुझे नीड है बेल्ट की, कहीं मेरा पेट बाहर तो नहीं आएगा या फिर कुछ ऐसा. तो मैम ने बोला नो,
आपको बेल्ट की कोई नीड नहीं है, और बेल्ट लगाना इज अ मिथ, उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो बस थोड़ा सा ना टाइट करता है आपकी स्किन को, अदरवाइज आपके बैक टू शेप जाने में आपको 5 to 6 मंथ, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं, बट इट्स नॉर्मल। ये आपको ये कहते हैं ना कि ये शेप लेने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यार मैंने बेल्ट नहीं यूज की थी, तो इसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है। सो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रेगनेंसी टाइम पर वॉमिट हुई थी, प्लीज शेयर। ये एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है जिसके बारे में मैं आज भी फील करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से डर लगने लगता है सीरियसली। लाइक मुझे जब से मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी, तब से मुझे वॉमिटिंग, इतनी वॉमिटिंग हुई थी। लाइक मैं कुछ खाती थी तो भी मुझे वॉमिट होती थी, इवन मैं अगर पानी भी पी रही हूँ तो भी मुझे वॉमिट होती थी। इतनी ज्यादा वॉमिट होती थी कि ना तो मैं कहीं बाहर जा पाती थी। स्टार्टिंग के बता रही हूँ, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक बता रही हूँ, तब मुझे ये हाल था। देन फिर मैं डॉक्टर के पास मैंने विजिट किया, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, एंड वॉमिट की वजह से ही मेरे को एसिड रिफ्लेक्स भी होने लगा था बहुत ज्यादा। लाइक इतना कि डॉक्टर ने मेरे को 2 से 3 डेज एडमिट होने के लिए भी बोल दिया था। बट वहां मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एडमिट नहीं होना है। मैंने मेडिसिन से रिकवर किया, एंड मैंने अपनी पूरी डाइट चेंज की। मैंने चाय तो मैं वैसे भी नहीं पीती, बट एसिड, जिन जिन चीजों से एसिड बनता है या फिर एसिड रिफ्लेक्स होता है, मैंने वो सब खाना बंद किया। सबसे पहले स्पाइसी खाना बंद किया, बाहर का जंक फूड भी मैंने बंद कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी चीजों पर मैंने थोड़ा ध्यान दिया था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग मेरे को मैम ने वॉमिट की मेडिसिन लेने के लिए दी थी कि ये आपको कंटिन्यू लेनी ही है जब जब आपको वॉमिटिंग फील हो। तो वो मैंने अपने 8th मंथ तक कंटिन्यू वो मेडिसिन ली थी, जिसकी वजह से मुझे वॉमिट में काफी रिलैक्स मिलता था। और जिस दिन भी मैं वॉमिट की मेडिसिन लेना भूल जाती थी, ट्रस्ट मी उस दिन मेरा पूरा बुरा हाल हो जाता था। ना मैं कुछ खा पाती थी, ना मैं कुछ चैन से सो पाती थी, ना ही मैं कुछ बैठ, मतलब बैठ, इवन बैठ भी नहीं पाती थी। घबराहट होती रहती थी, बहुत अजीब लगता था। बट 8 मंथ में आके थोड़ा सा रिलैक्स मिला था मुझे। जब मैं डिलीवरी कराने जाने वाली थी, उससे 1 या 2 वीक्स पहले मैंने अपनी वॉमिट की मेडिसिन लेना बंद किया था, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अभी मुझे वॉमिट की मेडिसिन लेना की जरूरत नहीं है। तो या ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो आप या फॉर्मूला, कब तक कराओगे फीडिंग? यस, मैं ब्रेस्ट फीड ही कराती हूँ बेबी को, एंड फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग के इनिशियल डेज पे दिया था, क्योंकि उस टाइम पर मेरा बेबी को फीड करना नहीं आता था। तो या स्टार्टिंग के 1 वीक मेरे बेबी ने फॉर्मूला ही लिया था। उसके बाद में जैसे जैसे बेबी ने फीड करना सीखा, मैं प्रॉपर उसको ब्रेस्ट फीड पर लेकर आई थी। बट हाँ, ड्यू टू कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अभी मैं अपने बेबी को हाफ डे जो है फॉर्मूला देती हूँ, हाफ डे ब्रेस्ट फीड पर रखती हूँ। वो कुछ 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 बेबी में ऐसे एलर्जिक हो जाता है। तो या उससे रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि 3 मंथ्स के बाद मैं प्रॉपर उसको 6 मंथ तक मैं अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही कराने वाली हूँ। अगर मेरे ऊपर रहा ना, तो मैं 1 ईयर तक प्रॉपर ब्रेस्ट फीड पर ही रखूंगी। क्वेश्चन है, ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल होती है क्या? एज अ न्यू मॉम अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एब्सोल्युटली होती है। यस, स्टार्टिंग जो डेज में लाइक बॉडी से अगर कोई, एक तो हमारी बॉडी वैसे ही रिकवर कर रही होती है बहुत ज्यादा, और उस टाइम बेबी को भी फीड करना नहीं आता है, बेबी भी सीख रहा होता है। एज अ न्यू मॉम हम भी सीख ही रहे होते हैं कि हमें बेबी को कैसे फीड कराना चाहिए प्रॉपर वे में। तो स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ तो ब्रेस्ट फीड पेनफुल होती है। स्टार्टिंग 1 मंथ तो आप मान के चलो कि ब्रेस्ट फीड पेनफुल होती है, बट धीरे धीरे जैसे आपको हैबिट पड़ती जाएगी, बेबी को भी हैबिट पड़ती जाएगी, तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मोस्टली क्या होता है, पेन हमारा होता है ब्रेस्ट फीडिंग में जब हमारी निपल्स क्रैक हो जाती हैं। जब बेबी लैच करता है तो हमारी निपल्स क्रैक हो जाती हैं, उसकी वजह से जो है हमें हमें प्रॉब्लम होती है, और ब्रेस्ट फीड भी पेनफुल होती है। तो यार मैं ये नहीं कहूंगी कि ब्रेस्ट फीड पेनफुल नहीं होती, बट मेरे एक्सपीरियंस में तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती थी। इवन मेरा मन भी नहीं करता था कि मैं अब अपने बेबी को फीड कराऊं, बट थैंक्स टू ब्रेस्ट पंप, जो कि आज कल इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मैं एक्सप्रेस करके मिल्क को देन फिर बेबी को फीड कराती। जब ज्यादा होता था मैं नहीं डायरेक्टली फीड करा पाती थी, तो मैं मिल्क को एक्सप्रेस करके देन तब फीड कराती थी, ताकि मेरा बेबी को भी प्रॉपर ब्रेस्ट फीड मिल रहा है, फॉर्मूला देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही थी। या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनेस्थीसिया डेटे टाइम पेन होता है, शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। ओ, ये तो मुझे पहले इतना डराया गया था ना एनेस्थीसिया देते टाइम, जो बैक में जो पेन
का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। उस टाइम पर ऐसे ना बिल्कुल फोल्ड कर देते हैं हमें, है ना। और जैसा मैंने यूट्यूब से देखा था, कुछ मैंने लोगों से सुना भी था, बहुत ज्यादा फोल्ड कर देते हैं और उसके बाद ना बहुत तेज पेन होता है। बट ट्रस्ट मी, पता तक नहीं चलता है एनेस्थीसिया देते टाइम कि आपको इंजेक्शन भी दिया हुआ है। लिटरली मैं शॉक थी जब मुझे ओटी में लेके गए थे और एनेस्थीसिया की सारी तैयारी की जा रही थी। तो बस मैम ने मुझे ये बोला था कि आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ना अपने आप को फोल्ड करो और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो उनके इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है ना, बिल्कुल लाइक इतनी थिन होती है, मेरे हेयर्स के बराबर, इतनी ज्यादा थिन थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब दिया। इवन मैं पूछ रही थी, मैम हो गया? वो बोले हाँ हो गया। मैंने कि मुझे तो इतना सबने डरा रखा था कि एनेस्थीसिया देते टाइम बहुत पेन होता है, बहुत दुखता है, एक तो पेट में बेबी भी होता है, उस टाइम फोल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है एंड ऑल, ब्ला 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 ब्ला, इतनी सारी चीजें। मैं सच में सच बताऊं, अंदर से मैं बहुत डरी हुई थी, बट मैं फेस पे नहीं शो करा रही थी कि हाँ मैं नर्वस हूँ, या क्योंकि मैं चाहती थी अगर मैं खुद डाउन हो जाऊंगी तो मेरे आगे पीछे और भी हैं, वो और ज्यादा डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए एनेस्थीसिया देते टाइम बिल्कुल भी पेन नहीं होता, ये चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो अदर हॉस्पिटल्स में कैसे होता है, बट जिस हॉस्पिटल में मैं थी और वहाँ की फैसिलिटीज काफी अच्छी थी, डॉक्टर स्टाफ काफी अच्छे थे, जिन्होंने मुझे पहले ही बताया था। हमारे सेशंस भी होते थे, एंटीनेटल सेशन होते, तो उसमें बताया भी गया था एनेस्थीसिया के बारे में, सारी चीजें मतलब डिटेल्स में बताई गई थी। तो या एनेस्थीसिया देते टाइम पेन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी डिलीवरी किस मंथ हुई थी? बेबी को मालिश कैसे कराते हो? ओके, मेरी डिलीवरी जो हुई थी वो जैन में हुई थी। मेरा जो 38 वीक चल रहा था जब मेरी डिलीवरी हुई थी, 38 वीक कंप्लीट हो चुका था तब मेरी डिलीवरी हुई थी जैन में। एंड नेक्स्ट क्या था, बेबी को मालिश कैसे करते हो? देखो, यूजुअली मैं अपने बेबी को मालिश के लिए, मैंने कभी भी किसी मालिश वाली आंटी को, मालिश वाली बाई को, जो भी होते हैं मालिश वाली आंटी वगैरह, उनको नहीं लिया, क्योंकि मुझे भी मालिश करनी नहीं आती। बट मैंने डॉक्टर से पूछा और यूट्यूब से पूछा, तो डॉक्टर ने मुझे यूट्यूब से कुछ हेल्प ली मैंने, एंड डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि आप खुद से अपने बेबी की मालिश करिए, उससे आपका और बेबी का भी बॉन्ड बनेगा और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि मालिश करने से बेबी की हड्डियां मजबूत होंगी, नहीं। मैम ने बोला थोड़ा सा एक्टिव होता है बच्चा, है ना। मेरे को डॉक्टर मैम ने बोला था कि ये मिथ है, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल में बेबी के लिए क्या क्या यूज किया था आपने, और क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स थे जो कि आपने रखे थे? तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है वो मैंने एक वीडियो पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने अपने बेबी के लिए सारा आइटम जो भी कुछ था मैंने पहले से परचेज किया था। 4 to 6 क्लोथ तो होने ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर मेरा तो बेबी विंटर में हुआ था, तो मुझे 6 से 7 जोड़ी कम से कम कपड़े रखने ही थे। और मेरा हॉस्पिटल पास में था तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं ज्यादा लेकर नहीं गई थी, घर से कोई भी लेके आ जाता था। तो यहाँ बेबी के कपड़े तो बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में रखना है 1 चम्मच कटोरी, क्योंकि स्टार्टिंग में बेबी फीड करना नहीं सीखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चम्मच कटोरी रखना बेबी को फीड कराने के लिए। वैसे तो आजकल हॉस्पिटल भी से भी प्रोवाइड हो जाता है, बट फिर भी आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, आप डायपर्स भी आजकल बेबी की जितने दिन हॉस्पिटल में रहता है तब तक हॉस्पिटल से प्रोवाइड हो जाता है डायपर्स भी बेबी के लिए। टॉवल रखना है, कैरी बैग जो है, वो सारी चीजें मैंने आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ब्लॉग में लास्ट, इससे पहले जो मैंने ब्लॉग अपलोड किया है हॉस्पिटल में क्या क्या लेके जाना है, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया हुआ, आप वहां से जाकर मेरा वीडियो देख सकते हो। एंड या सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एज अ न्यू मॉम, ब्रेस्ट पम्प जरूर रखना। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो तो लोकल भी मिल जाएगा आपको 1500 to 2000 तक में। बहुत कॉस्टली भी आते हैं, 3000 6000 तक के ब्रेस्ट पंप आते हैं, बट आप 1500 तक का भी परचेस कर सकते हो। उसके लिंक मैं इस ब्लॉग में जरूर मेंशन करूंगी, इस वीडियो में जरूर मेंशन करूंगी। काफी लोगों ने मेरे से पूछा है ब्रेस्ट पंप के बारे में, क्योंकि मैं पर्सनली भी यूज कर रही हूँ। मैंने अपने टाइम पर नहीं परचेस किया था, मुझे लगा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एज अ न्यू मॉम मुझे पता है कि हाँ मुझे पहले से परचेस करना चाहिए था, ताकि मुझे इतनी उस टाइम पर दिक्कत नहीं आती। मैं अपने बेबी को नहीं फीड करा पा रही थी, जिससे बेबी को फॉर्मूला देना पड़ रहा था। बट अगर उस टाइम पर मेरे पास ब्रेस्ट पंप होता, और मैं उस टाइम इतनी सिचुएशन नहीं थी कि मैं ब्रेस्ट पंप को ऑर्डर करूं देन फिर वो आए, अगर पहले से होता तो शायद मैं अभी तक, मेरे को अपने बेबी को फॉर्मूला फीड नहीं कराना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्लेसेंटा क्या था आपका, और लेफ्ट था या राइट?
तो मेरा प्लेसेंटा था पोस्टीरियर, जो कि था लेफ्ट। नेक्स्ट है स्टिचेस में पेन होता है, हेल्थ कैसी है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग माई हेल्थ, एंड हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्टिचेस में पेन मुझे 2 से 3 वीक्स में हुआ था। वो जब हुआ था, या तो मैं बेबी को ज्यादा देर होल्ड करके बैठी हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, प्रेशर पड़ रहा है उस जगह पर, तो मुझे पेन होता था। 2 या 3 वीक्स के बाद में वो पेन धीरे 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 मुझे पता ही नहीं चला। और अब आज 3 मंथ हो रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुए 3 मंथ्स, बट अभी भी टाइम है। 2 मंथ्स 15 डेज हुए हैं अभी, तो अभी मेरे को कोई भी पेन नहीं है स्टिचेस में। इवन स्टिचेस का जो वो मार्क आ जाता है, वो भी बहुत जल्दी इनविजिबल हो रहा है। तो फॉल कितना होता था प्रेगनेंसी से पहले जैसा था वैसा, ट्रस्ट मी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे हेयर फॉल नहीं हुआ था प्रेगनेंसी में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो आफ्टर डिलीवरी मुझे अभी तक हेयर फॉल की ऐसी कोई इशू नहीं है। या बट हाँ, मैंने प्रॉपर अपना केयर की थी बालों की। मैं ऑयलिंग करती थी प्रेगनेंसी में भी, और प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने प्रॉपर ऑयलिंग की अपने बालों में, हेयर वॉश करती थी। ऐसा नहीं है कि 1 वीक हो गया मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, मतलब आलस आ रहा है या मन नहीं है करने का, नहीं। बट मैंने अपनी प्रॉपर केयर की है। ये होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत सारे हमारे साथ हेल्थ इशू होने लगते हैं। वो इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम उस टाइम पर अपने ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर देते हैं। मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है प्रॉपर, धीरे धीरे, इसलिए मेरी रिकवरी भी हो रही है धीरे धीरे। तो यार, सबसे इम्पोर्टेंट बेबी का ध्यान तो रखना ही है। बेबी का ध्यान हम तभी रख पाएंगे जब हम सबसे पहले खुद अपना ध्यान रख पाएंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर डिलीवरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ माय गॉड, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? तो यार, आई ब्लेस्ड विद बेबी बॉय ऑल ट्राइमेस्टर। बेबी बॉय का ऐसा मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था। जैसे कि मेरे को राइट साइड मूवमेंट होती थी, और मैं क्या बताऊं आपको, लाइक मेरे को ना, लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा सॉल्टी खाने का मन होता है। मेरे को ना तो ज्यादा स्पाइसी खाने का मन करता था। और शुगर की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने अपनी पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में शुगर ऐसा लगता था जैसे कोई मीठा भी खाता था ना, तो मुझे नहीं खाना, ना मेरे सामने खाओ बैठकर, ऐसा होता था। ना ही मीठा खाने का ज्यादा मन करता था, ना मेरे को सॉल्ट ज्यादा पसंद आता था, और ना ही मैंने बिल्कुल भी खट्टा खट्टा भी मैंने बहुत कम खाया है। लाइक 1-2 बार खा लिया, गोलगप्पे खा लिए, ज्यादा मैंने खाया भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम होती थी, एसिड रिफ्लेक्स होता था। तो इन सारी चीजों से मैं वैसे ही मैंने अपने आप को दूर रखा। तो या मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी फ्रूट्स बहुत खाए हैं, बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाए हैं। जो भी सीजनल फ्रूट होता था मैंने बहुत खाया है। और उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ, मतलब, और घर का खाना ही खाया मैंने प्रॉपर। बाहर का मैंने शायद अपनी पूरी प्रेगनेंसी 4 to 5 टाइम्स ही खाया हुआ 9 मंथ में। कैन यू बिलीव? बाहर का मैंने 4 to 5 टाइम्स ही खाया है, बस। क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। उससे मैं इतना डर गई थी, इतना सीरियसली डर गई थी कि एडमिट करने तक के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आई थी, तो मैंने अपने ऊपर भी ध्यान दिया फॉर माई बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बेबी को वैक्सीनेशन कहाँ से लगवाई है, प्राइवेट या गवर्नमेंट? ये भी काफी ज्यादा एक कहते हैं ना कंफ्यूजन था मेरे लिए कि मैं कहाँ से लगवाऊं, गवर्नमेंट से लगवाऊं या फिर प्राइवेट से लगवाऊं। तो देन फिर हमने डिसाइड किया, गवर्नमेंट के बारे में हमने सुना भी था कि बेबी को वैक्सीनेशन जब होता है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत बेबी मतलब 2 से 3 डेज के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिससे हम भी परेशान होते हैं, और हमारा बेबी तो एब्सोल्युटली परेशान ही होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा शोर हो जाती है, जिससे बेबी बहुत परेशान होता है। तो हमने डिसाइड किया था कि हम पेनलेस वैक्सीन की साइड जाएंगे, जो कि हमें हमारे डॉक्टर ने रिकमेंडेड भी की थी। और आजकल कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया था कि पेनलेस वैक्सीन में बेबी 1 डे, बस 1 डे तक बेबी को थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई वैक्सीनेशन दिया है बॉडी में, तो फीवर तो थोड़ा बहुत आता है, बट इतना नहीं होता जितना गवर्नमेंट वैक्सीन से 2 से 3 डेज के लिए बेबी अनकंफर्टेबल होता है। नहीं, नेक्स्ट डे बेबी विल बी ओके, एब्सोल्युटली हैप्पी। एंड ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। एंड मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा हुआ कि हम लोग पेनलेस वैक्सीन की साइड गए, थोड़ी कॉस्टली है, बट ये हमारा एक्सपीरियंस था।
अब आप अपने अकॉर्डिंग लगवा सकते हो। पेनलेस और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में ही ओके है, दोनों में ही वैक्सीन तो एक ही है, बट पेनलेस वैक्सीन जो आजकल चल रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने बेबी के लिए स्किन केयर क्या यूज करते हो? तो मैं अपने बेबी के लिए स्टार्टिंग से डे वन से मेरे को डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एविनो ब्रांड का लोशन, जो कि मैंने प्रॉपर 2 मंथ तक यूज किया है। बट जैसे मेरा बेबी विंटर में हुआ था, तो जैसे जैसे अब जैसे वेदर चेंज हुआ है, अब समर्स आ रहे हैं, तो मुझे ना एविनो का कुछ लग रहा है कि अभी भी मेरे बेबी की स्किन ना लगाने के बाद थोड़ी बहुत ड्राई रह जाती है, या फिर बाद में मुझे लगता है कि वो उसकी स्किन पर नहीं जा रहा है। तो मैंने स्विच किया है मदर स्पर्श बॉडी लोशन की तरफ। अब अभी मैं रिसेंटली मदर स्पर्श के ही ऑलमोस्ट अपने सारे प्रोडक्ट जो है बेबी के लिए यूज करती हूँ। डिटर्जेंट, टर्मरिक बाम, रोल ऑन एंड बॉडी वॉश, बॉडी लोशन, सारा कुछ जो है मैं अभी अपने बेबी के लिए वही यूज कर रही हूँ। या मसाज ऑयल कौन सा यूज करते हो आप? तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मैंने कोई ब्रांड का कोई भी मसाज ऑयल अभी तक नहीं परचेज किया है। स्टार्टिंग में मैं पैराशूट का कोकोनट ऑयल यूज करती थी मसाज के लिए, एंड विंटर्स में कुछ दिनों के लिए मस्टर्ड ऑयल यूज किया था, बट उसके बाद मेरे बेबी के फेस पर छोटे छोटे दाने हो गए थे, तो मैंने बंद किया कि मस्टर्ड ऑयल इसको नहीं सूट कर रहा। उसके बाद मैंने पैराशूट वाला कोकोनट ऑयल यूज किया, उससे भी मेरे बेबी को रेडनेस हो रहा था, तो वो भी मेरे बेबी को सूट नहीं किया है, क्योंकि मेरा बेबी मेरी तरह सेंसिटिव भी है बहुत ज्यादा, उसको जल्दी कुछ सूट नहीं करता। या तो उसके बाद में मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया कोकोनट का वर्जिन ऑयल जो कि स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो अभी कुछ भी होता है, इवन मैं डायपर भी बनाती हूँ तो वर्जिन ऑयल से लेयरिंग करती हूँ, उसके बाद में मैं अपने बेबी को पूरे स्किन पर कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल से मालिश करती हूँ। क्वेश्चन है, क्या आपके बेबी को रैशेज होते हैं डायपर से? यस, मेरे बेबी को रैशेज हुए थे जो कि बहुत ज्यादा हो गए थे। क्यों? क्योंकि मेरे बेबी को कुछ टाइम के लिए मदर फीड नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गए हैं। लूज मोशन की वजह से उसके रैशेज हो गए थे, एंड उस टाइम पे मैंने डायपर भी बना दिया था क्योंकि विंटर्स था, तो उसकी वजह से उसको बहुत रैशेज हो गए थे। और उसके लिए मैंने काफी सारे ट्यूब यूज किए, बिफोर नेपी का, हिमालय का, रैश क्रीम जितनी भी आती है सारी मैंने यूज कर ली थी, किसी से भी इफेक्ट नहीं पड़ा। बट हाँ, बेबी की क्रीम आती है रैश फ्री, वेट में उसको आपको दिखाई देती हूँ। या तो ये ट्यूब था जो मैंने अपने बेबी को यूज किया है रैश के लिए, इसका नाम है रैश फ्री क्रीम। अगर आप लोगों को मैं बताऊं, किसी भी क्रीम से अगर आपके बेबी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, मार्केट में ये जरूर ढूंढ लेना रैश फ्री क्रीम। ट्रस्ट मी, इसकी 2 से 3 टाइम्स जब मैंने इसको यूज किया है अ डे, इन अ डे, मेरे बेबी को इफेक्ट पड़ गया था इससे। कहा मैं 1 मंथ से मैंने हर ब्रांड का रैश फ्री क्रीम यूज की, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट थैंक्स टू समवन जिसने भी मुझे ये रिकमेंडेड किया था, मैं उनको जितना थैंक्स बोलूँ ना उस टाइम पे उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि बेबी इतना पेन में था ना, उसे किसी चीज से आराम नहीं मिल रहा था। बट इससे बता नहीं सकती मैं, और ये मैं हमेशा रखने वाली हूँ अपने बेबी के लिए। जब भी उसको रैशेज होंगे, ये मेरे पास आपको हमेशा मिलेगा। लाइक इवन अभी उसके रैशेज नहीं है, बट जब भी मैं डायपर पहनाती हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल लगाने के बाद मैं इसको जरूर लगाकर डायपर पहनाती हूँ, जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है मुझे कि हमेशा डायपर पहनाओ, रैश क्रीम को पहले लगाओ बाद में नहीं। रैशेज होने के बाद में नहीं लगाना, रैश क्रीम को पहले लगाना है ताकि उससे रैशेज ना हो। तो या क्वेश्चन है, डायपर कौन सा यूज करते हो आप बेबी के लिए? स्टार्टिंग में मैंने यूज किया था पैम्पर्स का, नहीं सॉरी टेडी बार का यूज किया था हॉस्पिटल से। उसके बाद में जब मैं घर आई थी देन फिर मैंने मैमी पोको पैंट्स के पैंट्स यूज किए थे बेबी के लिए, जो कि मेरे बेबी को नहीं सूट किया। जस्ट मी, ये मेरा पर्सनल है। एंड उसके बाद मैं कंटिन्यू यूज कर रही हूँ पैम्पर्स के प्रीमियम टैप। बहुत अच्छे हैं, कॉस्टली हैं सबसे, बट बेबी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको पैम्पर्स पे नहीं जाना है तो चीकू के डायपर पैंट यूज करो, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। अभी मैं करंटली दोनों यूज करती हूँ, पैम्पर्स का प्रीमियम टैप भी और चीकू का, क्योंकि ये 2 ब्रांड ऐसे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई अवेलेबल नहीं होता, तो मैं 2 ब्रांड चाहती थी कि दोनों में से एक तो अवेलेबल होगा बेबी के लिए उस टाइम पर। तो इसलिए मैंने पहले सर्च किया है, उसे ट्राई भी कराया है कि कौन से डायपर उसको सूट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं।
आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पेंडिंग भी है अभी। मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट मैं कभी फिर से कभी ये वाला हॉल लेकर आऊँ या फिर ये वाली वीडियो लेकर आऊँ, सॉरी ये वाला Q&A वाला वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कभी ना कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डालूंगी जिसमें आप लोग शेयर कर सकते हो। आपको जो भी क्वेश्चंस अगर पूछने हो तो वो चीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसा मुझे फील हुआ है मैं वही सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी इस ब्लॉग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी जैसा भी आपको लगे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो या मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में विद अनदर टॉपिक के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे अपना वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, धीरे धीरे इस चैनल पर काम करना मैंने स्टार्ट किया है। और आप नेक्स्ट जो वीडियो हो मेरे किस टॉपिक पर देखना चाहते हो या किस टॉपिक पर चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं इजीली आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी और मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। बाय बाय।